जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 25 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। चलिए देखते हैं। और हाँ, हमारा जो वीडियो है वो आप देख रहे हैं ना, लगातार हर रोज़ 9 बजे परफेक्टली आपको रात को मिल जाएगा। तो आप अपना भी शेड्यूल बना करके परफेक्टली 9 बजे आप अपना स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। आपको देखिए, हर रोज़ कम से कम आधा घंटा, मान के चलो आधा घंटा भी आप देते हो ना, तो भी आपका जो पॉलिटी का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप अपना आधा घंटा, कभी कभी हो सकता है कि 1 घंटा हो जाए, है ना, कभी कभी 15 मिनट भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप डेली डेली कम से कम कुछ तो पढ़ेंगे ना। तो हर रोज़ 9 बजे आपको परफेक्टली वीडियो मिलेगा, आप आ करके देख सकते हैं उसको और नोट्स बना सकते हैं, अपना बेहतर स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब उच्चतम न्यायालय के बारे में। सुप्रीम कोर्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे जो भाग है ना हमारा, ये उच्चतम न्यायालय का, ये भाग 5 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे भाग 5 आएगा। भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक, ये जो अनुच्छेद है, इसी के बीच में उच्चतम न्यायालय के बारे में सारी बातें दी गई हैं। पहला बात ये आप याद रखेंगे। दूसरा आप याद रखेंगे कि अमेरिका के विपरीत, जो अमेरिका का जो संविधान है ना, उससे जस्ट उल्टा हमारा क्या है, हमारा एकीकृत न्यायालय है। जबकि संविधान में एकीकृत नहीं है, वो क्या है, राज्यों के लिए अलग न्यायालय है और केंद्र के लिए अलग है। देखिए, हमारे में दिखता है ना कि हम लोग जैसे उच्चतम न्यायालय एक दिल्ली में जो है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद राज्यों में है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो हमारे में भी ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। वो सारे जितने भी जो राज्य के जितने भी हाई कोर्ट हैं, वो सभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं। तो इसलिए एकीकृत न्यायालय हुआ। ठीक है, अलग अलग नहीं है। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि जो ये व्यवस्था है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया। ठीक है। ये जो न्यायालय का जो पूरा व्यवस्था है ना, वो 1900 अधिनियम 1935 के तहत ग्रहण किया गया है। उसके बाद से अनुच्छेद 124 में जो है वह उसी में सर्वोच्च न्यायालय की सारा जो संगठन है, अधिकारिता है, शक्तियाँ, सारी चीज़ें इसी में दी गई है। तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 124। उसके बाद से देखिए, अभी जो वर्तमान में जो ये सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की जो संख्या संशोधन अधिनियम 2019 है, उसके अनुसार अभी जो है ना हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश और प्लस अन्य 33 न्यायाधीश हैं। ये फैक्ट भी याद रखेंगे आप। उसके बाद से देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा। तो ये बात याद रखेंगे। लेकिन इसमें एक बात और याद रखना है आपको कि मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद से जो मुख्य न्यायाधीश जिनका सिफारिश देंगे, यानी कि उन्हीं के सलाह पे फिर जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री में देखे थे हम लोग कि क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं। उसके बाद से फिर प्रधानमंत्री बाकी जो मंत्रियों का सजेशन देते हैं, उस हिसाब से वो करते हैं। सेम यहाँ पे भी वही है। पहले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर देते हैं, उसके बाद से मुख्य न्यायाधीश जिनको जिनको सिफारिश करते हैं उनको वो अपॉइंट करेंगे। ठीक है। देखिए, यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके लिए उसके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहला तो वो भारत का नागरिक हो, मुख्य बात ये याद रखेंगे। उसके बाद से वो जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वहाँ पे 5 साल तक वो न्यायाधीश होना चाहिए। ये कंडीशन के साथ और भी कंडीशन है। ठीक है। या फिर उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, 10 साल तक वकील का काम वहाँ पे वो करना चाहिए, ये भी हो सकता है। या फिर राष्ट्रपति के अनुसार, ठीक है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई सम्मानित न्यायवादी है,
तो इस अनुसार से आपको याद रखना है कि क्या क्या कंडीशन, भारत का नागरिक ये तो है ही है, लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश भी है ना, तो भी वो मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। या फिर उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकील भी रहता है तो भी हो जाएगा, या फिर राष्ट्रपति के मत में कोई सम्मानित न्यायवादी हो तो भी वो बन सकता है। लेकिन आप याद रखेंगे कि जो ये राष्ट्रपति के मत में सम्मानित न्यायाधीश जो है वो न्यायाधीश बन जाएगा, तो ये ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है ना, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है, जो राष्ट्रपति की नज़र में सम्मानित न्यायवादी हो और उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो, तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि संविधान में जो है न्यूनतम आयु और कार्यकाल के बारे में किसी प्रकार से कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, इन मतलब जो न्यूनतम आयु है कि कितने वर्ष का व्यक्ति जो है वो जैसे कि हम लोग अपने जो राज्यसभा और लोकसभा में जो नियुक्त होने के लिए 25 साल 30 साल इस तरीके से जो लगता है, वो एक क्या हो गया, न्यूनतम हुआ ना, न्यूनतम आयु। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं बताया गया संविधान में, ऐसा ना ही कार्यकाल का कोई निर्धारण किया गया है। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष मानते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी विवाद अगर होता है ना, तो वो विवाद क्या होगा, संसद के द्वारा संस्था एक बनेगा और उसके बाद से वो उसका निर्धारण करेगी, यानी कि समिति के द्वारा फिर उसका निर्धारण होगा। इस तरीके से संविधान में लिखा हुआ है। देखिए उसके बाद से न्यायाधीश के जो वेतन भत्ते हैं वो अनुच्छेद 125 में लिखा गया है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जो न्यायाधीशों का जो वेतन है ना, वो अगर वो जब तक काम कर रहे हैं, जो भी उनको वेतन मिल रहा है ना, वो जब तक काम करेंगे तब तक उनके वेतन में किसी भी तरीके से कटौती नहीं किया जा सकता है। ये याद रखना है वेतन भत्ते में। उसके बाद से जब उनका सेवानिवृत्त होंगे, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो या फिर अन्य न्यायाधीश कोई भी, जब वो एक तरीके से उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो उनका वेतन होता है, यानी कि पेंशन के रूप में जो मिलता है, वो वेतन का 50% मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए अब न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया है। यदि किसी न्यायाधीश को हटाना है तो अब क्या प्रक्रिया, ये हम लोग सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। पहले जो है न्यायाधीशों का वो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, योग्यता क्या होगा, वो लोग मतलब उनकी योग्यता क्या-क्या है, तो ये सारी चीज़ें देखें। अब उनका ये वेतन भत्ते भी देख लिए, तो अब उनको हटाने का क्या प्रक्रिया है उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये जो हटाने का भी जो काम है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा अपने मन से नहीं कर सकते। ठीक है, ये कैसे वो कर सकते हैं, सबसे पहले किसी भी न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए सबसे पहले संसद के किसी सदन में, ठीक है, किसी भी सदन में वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात याद रखिएगा कि जिस सत्र में इनके बारे में जो महाभियोग लाया गया है, हटाने की जो प्रक्रिया लाया गया है, वो उसी सत्र में कंप्लीट होना चाहिए। सत्र समाप्त हो गया और ये रुका रहा तो वो उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगले सत्र में फिर से प्रस्ताव लाना पड़ेगा, तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो भी प्रस्ताव है उसी सत्र में वो पारित भी होना चाहिए, ठीक है? तो क्या करेंगे, संसद के किसी भी सदन में इनके लिए पहले प्रस्ताव लाया जाएगा। वो जो प्रस्ताव होगा विशेष बहुमत, उसमें समर्थन प्राप्त होना चाहिए। दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद वो, और हटाने का जो आधार क्या रहेगा, दुर्व्यवहार रहेगा और कदाचार, यही आप ध्यान में रखेंगे कि हटाने का दो ही आधार है। जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश रहेंगे उनको हटाने का आधार दो है, दुर्व्यवहार और कदाचार। ठीक है, देखिए उसके बाद से इसी के अंतर्गत जो हटाने की जो और जो परफेक्टली जो प्रक्रिया है उसको देखते हैं। जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को
हटाने का उसमें महाभियोग की एक प्रक्रिया दी गई है। इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, तो प्रस्ताव लाने में ये जो 100 सदस्य होंगे अगर समर्थन करते हैं किसी भी लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से यदि अ, व्यक्ति जो हैं 100 अगर व्यक्ति जो रहेंगे वो लोकसभा से होने चाहिए, वो प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। या फिर अगर राज्यसभा में आ रहा है तो वो 50 सदस्य उसके समर्थन करने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि जब ये समर्थन इतना इन लोगों को मिल जाएगा, फिर वो अध्यक्ष के पास भेजेंगे, चाहे सभापति के पास भेजेंगे, यानी कि राज्यसभा लोकसभा में जिसमें भी आता है उस समय उसमें भेजने के बाद से अध्यक्ष, यदि लोकसभा में ये प्रस्ताव निकाला गया है तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाएगा। यदि देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और है, यदि अध्यक्ष जो हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं तो वहीं पे मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन वो स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से सभापति का भी है, सभापति भी उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद से जब अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद से फिर एक जांच कमेटी बनती है जो कि इसमें 3 सदस्य होते हैं। वो सदस्य कौन-कौन रहेंगे, देखिए याद रखिएगा ये मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यदि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ही चल रहा है ये सब कहानी, तो फिर उस समय उच्चतम न्यायालय का कोई भी अन्य न्यायाधीश साथ में रहेगा उसमें। उसके बाद से फिर किसी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के भी कोई मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। उसके बाद से कोई प्रतिष्ठित न्यायवादी इसमें रहेंगे। तो ये एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी विचार करेगी। उसके बाद से फिर वो जाएगा संसद में सारा, फिर उसके बाद से आगे उनका पूरा प्रोसेस चलेगा, दोनों सदन में विशेष बहुमत से वो पारित वगैरह हो जाएगा। ये सब चीज़ हो जाने के बाद से फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। फिर राष्ट्रपति उसको हटाने का वो मतलब लास्ट वो है, राष्ट्रपति के पास गया, अब राष्ट्रपति के पास ये अधिकार आ गया कि उनको हटाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रक्रिया होगा, लेकिन याद रखेंगे कि अभी तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को इस तरीके से महाभियोग नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा आज हम लोग इतना ही तक देखेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको अच्छे से आप समझ जाइए, इतना जो भी चैप्टर है वो हम लोग परफेक्टली इसका नोट्स बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।